हेलो एवरीवन। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे कि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो हमने आरबीआई के बारे में सुना कि उसने $5 बिलियन करेंसी स्वैप जो है वो मार्केट में रोल आउट किया है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा और ये जो रुपी डिप्रिशिएट हुआ इसके रीजंस क्या थे। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट इज कि डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में फ़र्क क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बात तो कर रहे हो कि रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, बट कोई भी आपसे पूछ सकता है कि डिवैल्यूएशन क्यों नहीं बोल रहे हैं हम इसको। तो जो डिप्रिसिएशन होता है वो डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स की वजह से होता है, जबकि जो डिवैल्यूएशन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से, यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है तो उसकी वजह से होता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं डिप्रिसिएशन, वो डिमांड और सप्लाई फैक्टर की वजह से हो रहा है, यानी कि जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो जो है काफ़ी ज़्यादा है और हमारी करेंसी की डिमांड जो है वो काफ़ी कम है। इसलिए जो डॉलर है वो काफ़ी महंगा होता जा रहा है। तो ये जो है अभी करंट सिचुएशन है, इसकी वजह से ये डिप्रिसिएशन हम इसको बोल रहे हैं, ना कि डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है और वो अपने आप ही अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम कर देती है, तो हम उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है। इसके अलावा और किसी भी इम्पैक्ट पे जो है इनका फ़र्क नहीं पड़ता, जो इम्पैक्ट होता है वो सेम रहता है। यानी कि अगर आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है या डीवैल्यू होती है तो आपको एक्सपोर्ट्स में जो है वो बढ़ावा मिलेगा, फ़ायदा होगा, और इम्पोर्ट्स में जो है वो फ़र्क पड़ेगा, यानी कि आपको इम्पोर्ट्स करने में थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपके लिए अब जो फॉरेन करेंसी है वो महंगी हो जाएगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट कर रहा है, इसका मतलब जो फॉरेन करेंसी है वो महंगी हो गई है। और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको उनको डॉलर्स में पे करना पड़ता है या फिर कोई भी और करेंसी, और अगर आपको वो दूसरी करेंसी में पे करना पड़ रहा है जो कि महंगी हो गई है, इसलिए आपको इंपोर्ट करने में मुश्किल होती है। जबकि ये चीज़ उल्टी हो जाती है एक्सपोर्ट में, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अब आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको ज़्यादा रुपीज़ जो है वो मिल पाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज रीजंस फॉर करेंसी फ्लक्चुएशन। तो हम ये तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर डॉलर जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है या फिर जो हमारा रुपी है उसकी डिमांड घट जाती है, पर एक्चुअल में ये जो करेंसी फ्लक्चुएशन है ये होती कैसे है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारी जो कंट्री में है वो नेट इनफ्लो है या आउटफ्लो है किसी भी करेंसी का। तो ये नेट इनफ्लो या नेट आउटफ्लो जो है वो हम किन किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं इसको कैलकुलेट करने में। तो वो होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि किसी भी दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड है कमोडिटीज़ का वो कितना हुआ है, तो उसमें आपकी करेंसी जो नेट इनफ्लो है, यानी कि आपकी जो करेंसी है वो नेट नेट आपके पास डॉलर्स आए हैं या डॉलर्स गए हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है वो ज़्यादा है या फिर आप जो वहाँ पे दे रहे हो वो ज़्यादा है, तो उसका नेट इफेक्ट क्या है। टू वे ट्रैवल, टू वे रेमिटेंसेज, रिसीविंग एंड प्रोवाइडिंग फॉरेन लोन्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें ही आती हैं। टू वे ट्रैवल में आएगा कि दो कंट्रीज़ के बीच में आप यहाँ से वहाँ पे जाके अगर ट्रैवल कर रहे हो, कुछ पे कर रहे हो। रेमिटेंस में आता है कि वहाँ पे जो आपके अगर कोई स्टूडेंट है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, वहाँ से आपको कुछ पैसे भेज रहे हैं तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। रिसीविंग एंड प्रोवाइडिंग लोन्स, यानी कि आप किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ पे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से नेट इनफ्लो या आउटफ्लो डिटरमाइन होता है। और पता चलता है कि हमारी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है या डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, तो उससे जो है करेंसी फ्लक्चुएट होती है, डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट होती है। तो अभी जो करंट डेप्रिसिएशन है उनके क्या क्या रीज़न है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है यूएस रेट हाइक्स, जो कि अभी बात चल रही थी कि फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, इसकी वजह से डेप्रिशिएट हो रहा है। सेकंड, रशिया यूक्रेन वॉर का। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है थोड़ा, यानी कि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, तो इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करने की बजाय वहीं पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। और क्योंकि अब यूएस भी इंटरेस्ट रेट अगर हाइक कर देगा तो वो अपनी ही कंट्री में जो है इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो जियो पॉलिटिकल रिस्क जो वो कैरी करते हैं वो बढ़ जाता है। इसलिए रशिया यूक्रेन भी जो है वो एक फैक्टर बन जाता है, क्योंकि उसने अनसर्टेनिटी राइज करी, जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया, इसलिए वो जो है अब डॉलर्स इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। और जो रुपी है उसकी डिमांड कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रुपी की ज़रूरत पड़ेगी, अब उनको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना तो रुपी की डिमांड घट गई, इसका मतलब रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो गया। थर्ड इज हाई ऑयल प्राइसेस। तो
प्राइजेस की वजह से भी जो है डेप्रिसिएशन हो रही है। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि ऑयल प्राइजेस जो है वो हाई हो गए हैं और जो हमारी 85% ऑफ जो डिमांड है वो हम इंपोर्ट करके जो है हम यूज़ करते हैं ऑयल। तो अब इंपोर्ट करने में क्या हो रहा है कि वो प्राइस राइज हो चुकी है, तो अब हमें जो पे कर रहे हैं हम वो डॉलर्स में कर रहे हैं। डॉलर ऑलरेडी महंगा हो गया है, तो अब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है उनको। तो हमारी जो रुपए की एक जो डॉलर की जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए और हमें पे भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए भी हमारा जो रुपी है वो फर्दर डेप्रिशिएट हो रहा है। और ये एक स्टडी भी की गई थी, तो उस एनालिस्ट के हिसाब से हर $10 इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑयल जो है वो 0.2% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन लेके आता है। और अगर इन्फ्लेशन होता है यानी कि उसकी वजह से जो है हमारी सारी कमोडिटीज़ जो है वो महंगी हो रही हैं। ऑयल के ऊपर जब भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी हर एक कमोडिटी जो है वो इम्पैक्ट होगी, सबका प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन हो जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो समझ में आ गए हों। नेक्स्ट इज हाउ इंडिया रिएक्टेड टू डेप्रिशिएटिंग रुपी। तो इंडिया ने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि मैं जो है अब डिमांड रुपी की कम हो रही है, तो मैं $5 बिलियन स्वैप ऑक्शन करने को तैयार हूँ, यानी कि मेरे को तुम रुपी दो और बदले में मेरे से $5 बिलियन ले लो। तो इसकी वजह से जो डिमांड है रुपी की वो उन्होंने बढ़ा दी, एक तरीके से डिमांड बढ़ा दी और जो है ना एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी इकोनॉमी में। तो अगर आप सोचो किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होती है, उसकी डिमांड जो है अगर हाई है और सप्लाई इतनी है नहीं, तो उसका प्राइस तो इंक्रीज होगा ना, यानी कि रुपी का प्राइस इंक्रीज होगा। रुपी का प्राइस इंक्रीज होगा यानी कि वो अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए उसको स्टेबल करने के लिए, जैसे कि रुपी का जो प्राइस है अगेंस्ट डॉलर वो 77.5 पहुंच गया था, यानी कि $1 जो है वो 77.5 रुपीज़ का था। अब उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने रुपए की जो डिमांड है वो बढ़ा दी, उसकी एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी, तो जिसकी वजह से जो है अब $1 जो है वो 76.5 रुपीज़ का हो गया था। तो रुपये जो है वो अप्रिशिएट कर गया और डॉलर जो है वो थोड़ा डेप्रिशिएट कर गया। तो यही था $5 बिलियन स्वैप का मेन काम, यानी कि रुपये की जो डिमांड है वो इंक्रीज करना। और जब उनको दिखाई देगा कि ये अब स्टेबल हो चुकी है इकोनॉमी, यानी कि जो रुपी है वो थोड़ा स्टेबल हो चुका है, तो ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स कर देंगे, यानी कि अभी उन्होंने डॉलर जो है वो दिए हैं और रुपी लिया है, बाद में वो क्या करेंगे कि रुपी दे देंगे और डॉलर्स ले लेंगे। और ये डॉलर्स कहाँ से आते हैं, ये फॉरेन रिजर्व से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी। तो ये जो रुपी डिप्रिशिएट कर रहा था, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया था और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बढ़ गई थी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ गया था, क्योंकि आप जब ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा जो है पैसे जो है पे करने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए आपका जो आउटफ्लो है वो बढ़ गया और इनफ्लो जो है वो इतना बढ़ा नहीं, इसलिए आपको जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, नहीं तो आप एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर रिपीट करके सुन लेना। और सेकंड क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि ऑयल के प्राइसेस जैसे आपके बढ़ गए तो उसकी वजह से हर एक कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए। तो अब जब कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया। तो ये जो दूसरा इफेक्ट था डिप्रिशिएटिंग रुपी का, वो ये था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। नेक्स्ट इज इफ गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन ऑयल प्राइसेस। अब अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से इंटरवीन करते हैं, जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हाई जा ही रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंटरवीन करती है, अगर वैट घटाती है या कुछ भी करती है, तो उनकी जो अर्निंग्स है वो कम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की एट द एंड अर्निंग्स होती है टैक्सेस से, चाहे वो वैट हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, रिवेन्यू टैक्स, काफ़ी सारे टैक्सेस। तो अगर वो वैट ही कम कर देगी तो उनकी अर्निंग्स इफेक्ट पड़ेगा। और जो चौथा इफेक्ट है कि एक्सपोर्ट तो जो है वो बूस्ट होगा ही, यानी कि अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो आपको एक्सपोर्ट में जो है वो मदद मिलेगी। तो ये थे चार चीज़ें। अब मैं आपको अब सारा ओवरव्यू मिल चुका होगा कि रुपी डेप्रिशिएट क्यों हुआ, क्या फैक्टर्स थे, 5 बिलियन स्वैप ने क्या किया और ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या क्या फ़र्क पड़ा। तो ये अब आप सब कुछ जान सकते हैं और होपफुली अब आप किसी के भी साथ इसके बारे में बात कर पाएंगे। अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।